हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो भी कोग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो हेडिंग डालेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी। इससे पहले भी हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी करी थी जो कि जीन पियाजे की थी। जीन पियाजे ने अपने कोग्निटिव लेवल को, मतलब जो बच्चों का कोग्निटिव लेवल है उसके डेवलप होने के, है ना, उसके इम्प्रूव होने के कुछ 4 अलग रीजंस बताए थे। बट ये जो थ्योरी है ये भी कोग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, बट ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है और इन्होंने 3 अलग फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी है बच्चे के कोग्निटिव लेवल को डेवलप होने के लिए। तो आइए समझते हैं इस थ्योरी को। ये थ्योरी किसने दी है? गिवन बाय गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे ना, वो स्विस बायोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया? इन्होंने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज को, कल्चर को और सोसाइटी को इंपॉर्टेंट बताया है कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है लैंग्वेज की वजह से, सोसाइटी की वजह से और कल्चर की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने जो 3 टर्म्स दी हैं कौन कौन सी हैं? ठीक है, एक तो इनका सोसाइटी, दूसरा इन्होंने दिया है कल्चर और तीसरा इन्होंने दिया है लैंग्वेज। तो समझते हैं डिटेल में क्या होता है। देखो, जीन पियाजे ने अलग फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस माना था कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, बट इनके अकॉर्डिंग ये 3 है। अब देखो सोसाइटी और कल्चर का कैसे रोल होता है बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में, हमें वो समझना है, ठीक है। तो उसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से समझना। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है या जो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी और कल्चर इन दोनों के साथ इंटरेक्शन करने से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो एक टापू है, ठीक है। टापू पे मान लो एक बंदा अकेले गया, ध्यान से समझना। ये एक टापू है, ठीक है, मतलब इस तरीके का ही कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पर एक केस ये है हमारे पास जहां पर सिर्फ एक बंदा गया है, ठीक है ना। और दूसरा केस ये है जहां पर इस टापू पर मल्टीपल लोग गए हैं। मतलब मल्टीपल का क्या मतलब है यहाँ पे कि 3-4 जने गए हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 3 जने गए हैं। अब ये फर्स्ट केस है हमारा और ये सेकंड केस है हमारा। इस केस को ध्यान से समझना। देखो, एक केस ये है, मान लो ये अकेला बंदा जाता है एक टापू पे, ठीक है, और ये यहाँ पे फंस जाता है। अब क्या होगा? मान लो इसको बहुत जोर से भूख लगी है, और जब ये भूख लगी है तो ये इधर उधर हाथ पटकता है, मतलब कि खाने को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस टापू पे ये अंदर चला जाता है और इसको एक प्लांट दिखता है। उस प्लांट को इसने आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसके लिए बिल्कुल नया प्लांट है वो, और उसके ऊपर कुछ गोल गोल सा लटका हुआ है ना, फ्रूट जैसा लग रहा है, बट पता नहीं वो फ्रूट है या नहीं है क्योंकि इसने देखा तो है नहीं। हो सकता है वो जहरीला फ्रूट हो, है ना, या फिर नॉर्मल फ्रूट हो, मतलब कि खाने लायक हो वो फ्रूट, है ना। तो 2 केस बने यहाँ पे। हो सकता है वो फ्रूट जहरीला हो या फिर खाने लायक हो। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है उसको पता करने के लिए, ये भाई खाना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि भूखा भी ये मरी जाएगा ना, और खा लेगा तो हो सकता है बच जाए अगर वो जहरीला ना हो। तो ये क्या करेगा? वो उसको खा लेगा। मान लो वो जहरीला है तो क्या होगा? ये बच जाएगा, मतलब सॉरी ये मर जाएगा। अगर वो जो फल है वो जहरीला होगा तो ये बंदा मर जाएगा, है ना। तो यहां पर जो नॉलेज थी वो इसके अंदर ही सिमट के रह गई, है ना। इसको पता चल गया कि वो जहरीला है, अब ये मर गया, अब ये नॉलेज यहीं पे रह गई। अब दूसरा केस ये है, मान लो ये 3 जने गए इसी टापू पे, ठीक है, तीनों फंस गए। अब तीनों ने सेम वही पेड़ देखा,
और उसके ऊपर कुछ फ्रूट लगा हुआ है, तीनों को भूख लगी हुई है बहुत बेहतर वाली, तगड़ी वाली। और तीनों में से है ना एक कह रहा है कि यार ये फ्रूट है ना खाने लायक है, इसको खा लेते हैं, हमारी भूख शांत हो जाएगी। बाकी के दो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है ये जहरीला हो, है ना, कि भाई हम तो नहीं खा रहे, खा लेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। तो फिर ये वाला बंदा भाई आगे जाता है, आगे जाता है और उसको खा लेता है, ठीक है। अब मान लो वो फ्रूट अगर जहरीला हुआ तो क्या होगा, ये मर जाएगा, है ना, ये बंदा खा के मर जाएगा। इनमें से जिस भी बंदे ने खाया, मान लो इस बंदे ने खा लिया, ठीक है, तो ये बंदा तो मर जाएगा। लेकिन इस बंदे की वजह से इन दोनों को तो पता चल जाएगा ना कि ये जो फ्रूट है वो जहरीला था, ठीक है। तो अब ये जो दो जने हैं ये क्या करेंगे, ये इस बात को आगे भी फैला देंगे कि इस टापू पे जो ये वाला प्लांट है ना, इसके पास मत जाना, इसके जो फ्रूट होते हैं वो जहरीले होते हैं, उसको नहीं खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंदे को नॉलेज मिली वो उसके अंदर ही रह गई, यहाँ पे ज्ञान फैला नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो ज्ञान था वो फैल गया, ठीक है। एक बंदे, हालांकि चला गया एक बंदा, बट उसकी वजह से यहाँ पे मान लो फ्यूचर में और भी जने आएंगे तो ये दोनों सबको बता देंगे कि भाई वो फल जहरीला है, ठीक है, उसको मत खाना, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो कल्चर में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, वो सब भी हमें किसी ना किसी से गेन होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हम उसको खुद रूल्स बना लेते हैं, मतलब सोसाइटी ही बनाती है, बट वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही होती है, तो वो लोग हमें बताते हैं। जैसे कुछ रूल्स हमारे पेरेंट्स ने हमें बताए, कुछ हमारे दादा दादी ने, है ना, ऐसा कुछ दोस्तों ने, कुछ टीचर्स ने बहुत सारे रूल्स बताए, तो वो सब पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा सोसाइटी और कल्चर में रहकर उन लोगों के साथ इंटरेक्शन कर कर क्या करता है, अपने उसका जो कॉग्निटिव लेवल होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, या हम कहें वो डेवलप होता रहता है, ठीक है। तो ये बात हुई सोसाइटी और कल्चर की। और वाइगोस्की ने लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी है। लैंग्वेज क्या मतलब कि मान लो यहाँ पर मैं ये जो लेक्चर है आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप सभी हिंदी भाषी हो, है ना, आप सभी हिंदी में पढ़ रहे हो। लेकिन मान लो इसको मैं फारसी में समझाने लग जाऊं, है ना, या रसियन लैंग्वेज में समझाने लग जाऊं, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहां से भी आपका जो कॉग्निटिव लेवल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सब तो हिंदी भाषी हो, आपको तो हिंदी आती है, ठीक है ना। तो इन तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल बताया है लेव वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ तीन फैक्टर्स थे जो कि मेन थे। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में एज को, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, है ना, फिजिकल वर्ल्ड के साथ बच्चा एक्टिविटी करता है, उन सब चीजों को बताया है फैक्टर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। बट यहां पर लेव वाइगोस्की ने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये थी बात इस चीज की। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद जो प्याजे ने थिंकिंग और डेवलपमेंट को लेके एक छोटा सा वो है, उसको भी बता देता हूं। आगे देखो, एक तरफ अपने प्याजे, ठीक है ना, और दूसरी तरफ है हमारे वाइगोत्स्की। अब जो प्याजे होते हैं, प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे का पहले डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बच्चा उस एज तक अगर नहीं आ जाता तब तक वो नेक्स्ट लेवल के टास्क नहीं सीख सकता। मतलब कि जैसे उन्होंने वो समझाया ना, आ, उन्होंने इलॉजिकल थिंकिंग बताया कि किस एज में आ जाती है, और उससे आगे वाली एज में बच्चा जाके जो है लॉजिक लगाने लग जाता है। तो मतलब बच्चा अगर जो उनकी 7 से 11 साल वाली एज है, जब तक बच्चा उस स्टेज में नहीं आ जाएगा जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, तब तक वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, पहले बायोलॉजिकली बच्चा मैच्योर होगा, उसके बाद उस बच्चे का क्या होगी, लर्निंग होगी, ठीक है ना। तो ये है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। वहीं पर वाइगोस्की ने इसका उल्टा कहा है, ठीक है। वाइगोस्की ने क्या कहा, भाई पहले बच्चा लर्निंग करेगा, ठीक है ना, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। बच्चा पहले सीखेगा समाज से, है ना, और लैंग्वेज से अपना इंटरेक्शन करके, और उसके बाद उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपके समझाने वाली थी। इसके बाद कुछ और दो तीन टर्म्स दी हैं वाइगोत्स्की ने, जैसे जीन प्याजे ने दिया था, है ना, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इस तरीके से। तो वाइगोस्की ने भी कुछ दो तीन टर्म्स दी हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या है वो चीजें,
एक मिनट रुकना भाई। अब देखो, एक उन्होंने दिया है, एक टर्म वाइगोस्की जी ने दी है, इंटरलाइजेशन। ये क्या होता है? इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि समाज में और अपने सोसाइटी में रह के जो हम ज्ञान को सीखते हैं, मतलब मान लो हम चार जनों के बीच में बैठे हैं, ठीक है, और वो कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ बिहेवियर कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम रहेंगे तो वहां से हम भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। मान लो उन्होंने कोई अच्छा बिहेवियर करा, एक बच्चा है वो एक क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो किसी बच्चे ने कोई भी एक्टिविटी करी, मान लो उसने एक गुड बिहेवियर शो करा, तो वो जो क्लास में बच्चा बैठा है, एक नहीं जितने बच्चे बैठे हैं वो सब उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर किस बच्चे ने कोई बैड एक्टिविटी करी तो फिर वो बच्चे बैड एक्टिविटी भी सीखेंगे। इस चीज को बोला जाता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब कि आप उन चीजों को अपने अंदर भर रहे हैं, ठीक है, उन चीज को कॉपी कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक इन्होंने दिया है दूसरा, इन्होंने जो टर्म दिया है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, एक तो ये टर्म दी है और एक और टर्म इन्होंने दी है जो कि है स्कैफोल्डिंग। अब इसको समझते हैं। देखो, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा, बच्चे मतलब कोई भी एक्टिविटी है, बच्चा या तो उसको बहुत ज्यादा इजीली कर लेता है, या तो थोड़ा सा अगर वो मुश्किल होता है तो वो टीचर की हेल्प से कर लेता है या किसी भी इंसान की हेल्प से कर लेता है, बट उसको हेल्प चाहिए होती है बहुत सारे टास्क में, है ना। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको बच्चा कर ही नहीं सकता, उसी चीज को जेडपीडी बोला गया है। अभी देखना, इस चीज को हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। जेडपीडी उसमें क्या है, उस पिक्चर में वो हम समझते हैं। यहां पे आ जाओ, ये चार्ट समझने की कोशिश करना। देखो, ये मान लो इधर हो गया ये डिफिकल्टी लेवल, ठीक है ना, ये इधर हो गया डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। देखना, एक तो मान लो एक ये लेवल है, ठीक है, यहां पर बच्चे को जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं, मान लो एक टास्क हमने, ये डिफिकल्टी लेवल है, एक मान लो एक टास्क बच्चे के इस लेवल का था, है ना, दूसरा टास्क थोड़ा सा और हमने हाई दिया, तीसरा और हाई दिया थोड़ा सा, चौथा और हमने थोड़ा सा टास्क हाई लेवल का दिया, ठीक है। ये हम बच्चे का जो टास्क है ना उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो ये क्या है, बच्चे को हमने जब ये वाला टास्क दिया तो इस टास्क को बच्चे ने बहुत ज्यादा आसानी से कर लिया, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर लिया था, है ना, मतलब ऐसा समझो कि कुछ था ही नहीं उसके लिए, बहुत सिंपल था। जब हमने बच्चे को ये वाला टास्क दिया तो बच्चे ने ये भी बहुत सिंपल तरीके से कर लिया, ये टास्क दिया तो भी बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से कर लिया। मतलब यहां तक हमने जो बच्चे को टास्क दिए ना वो ऐसे थे कि इसमें बच्चे को किसी भी इंसान की नीड ही नहीं पड़ी, वो उसने इंडिपेंडेंटली कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक और लेवल आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने बच्चे को एक और क्वेश्चन दिया, वो बच्चे को थोड़ा सा टफ लगा, यहां पर बच्चे ने किसी की हेल्प नहीं ली थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा टफ लग रहा है, यहां भी बच्चे को थोड़ा सा और टफ लग रहा है। अब समझना, और एक और हमने क्वेश्चन दिया जो थोड़ा सा और मुश्किल था बच्चे के लिए। अब ये जो टास्क है ना बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए थोड़े से मुश्किल तो है, बट बच्चा उसको कर पा रहा है, अपना दिमाग काफी ज्यादा लगाने के बाद बच्चा इन टास्क को कर लेगा। इनको तो बहुत ज्यादा इजीली कर लिया बच्चे ने, है ना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ा। इसको करने के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत की नीड पड़ी, बट उसने अकेले ही कर लिया, ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प ली, अकेले ही कर लिया, ठीक है। अब हमने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया,
ये कर दिया है ना, और ये कर दिया, ये भी कर दिया, 3 टास्क और दिए बच्चे को, जिसमें अब इसमें बच्चा खुद से कर ही नहीं पा रहा है, ये बच्चे को बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं, इसमें बच्चा खुद से कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे बच्चे ने अपने खुद के दिमाग लगाया और कैसे ना कैसे करके इसको सोल्व कर लिया, बट ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को बच्चा सोल्व कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को हेल्प की जरूरत है ना, वो टीचर हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि इस चीज की नॉलेज रखता है, इस लेवल की नॉलेज रखता है। ठीक है, तो ये टास्क हो गए। इसके बाद एक टास्क और हमने बच्चे को दिया, ठीक है, इस तरीके से, ये बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़े, ये बच्चे को कितना भी समझा लो ये बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बच्चे का लेवल देखो यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम्स थी बच्चे ने बहुत ज्यादा इजीली तरीके से सोल्व कर ली, एक ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चे को और टास्क दिए जिनको बच्चा खुद से कर पा रहा था, बट उसको थोड़ा सा हार्डवर्क की नीड थी, है ना, थोड़ा सा दिमाग उसको दौड़ाना पड़ रहा था, तो ये लेवल था। उसके बाद एक और लेवल आया जहां पे बच्चा खुद की मेहनत से कर ही नहीं पा रहा है, उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए ही चाहिए, है ना, यहाँ पे नीड मस्ट है, हेल्प मस्ट है। और फिर ये वो लेवल है जहां पर बच्चा समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा है, तो ये बच्चे का लेवल है ही नहीं, ये समझो। अब देखो यहां पर ये जो 2 लेवल हैं, ये जो 2 लेवल हैं, ठीक है ना, ये जो 2 लेवल हैं इसको बोला जाता है ZPD। क्या बोला जाता है? ZPD। इसको हम बोलेंगे अबव ZPD, अबव ZPD, इसको हम बोलेंगे बिलो ZPD। ये वो जोन है जहां पर बच्चे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बिलो ZPD कौन सा लेवल है? जहां पे बच्चा खुद से कर पा रहा है बट उसको थोड़ा सा मेहनत लग रही है। और अबव ZPD क्या है? जहां पर बच्चे को हेल्प की नीड है ही है, ठीक है ना, यहां पर बिना हेल्प के बच्चा नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर ये जो हेल्प देने वाला बंदा है या जो हेल्प कर रहा है, जो आप हेल्प दे रहे हो, ठीक है ना, उसी हेल्प को क्या बोला जाता है? ये जो आप हेल्प दे रहे हो यहाँ पे, इसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है ना, तो स्कैफोल्डिंग आपको समझ में आया? स्कैफोल्डिंग क्या है? जो हम हेल्प दे रहे हैं बच्चे को, मतलब यहां पर, यहां से जो हम हेल्प दे रहे हैं, ठीक है ना, उस हेल्प की बात कर रही है। यहाँ पे तो हम इस लेवल में हम बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसको खुद से कर ले रहा है। ये जो थोड़े से डिफिकल्ट वाले लेवल है, यहाँ पर हम बच्चे को जो हेल्प दे रहे हैं उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। और ये जो जोन है, वो लेवल जहां पर बच्चे को हेल्प की नीड पड़ रही है, उसको बोला जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जहां तक बच्चा सोच सकता है या जहां तक बच्चे की थिंकिंग जा पा रही है, इसको बोला जाता है ZPD। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अब आगे आ जाओ। तो यहां पर हमने 3 बातें सीखी। इंटरनलाइजेशन क्या है? जो आप समाज में रह के बहुत सारी बातों को ग्रहण कर रहे हो, वो इंटरनलाइजेशन। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वो एरिया, वो लेवल जहां तक आपकी थिंकिंग जा पा रही है मैक्सिमम, है ना, वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग क्या है? ZPD के अंदर आप जो हेल्प कर रहे हो, बिलो या अबव जहां पे भी आप हेल्प कर रहे हो, उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड 1-2 बातें और हैं। स्कैफोल्डिंग जैसे कि हमें जो देनी होती है ना, ये क्या होती है? ये स्कैफोल्डिंग होती है आपकी टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप हमेशा बच्चे की हेल्प नहीं करते रहेंगे, आपको हेल्प वहीं तक करनी है बच्चे की जहां तक उसको नीड है। अगर वो खुद से कर पा रहा है, मतलब आपने मान लो 2-3 हिंट दे दिए बच्चे को और वो खुद से कर पा रहा है उसके बाद प्रॉब्लम को आगे सोल्व, तो आपको टेम्परेरी हेल्प या जिसको हम कहें स्कैफोल्डिंग, वो आपको स्टॉप कर देनी है, वो आपको रोक देनी है। ठीक है, तो ये हुई बात स्कैफोल्डिंग की। और ये बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है ना, ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ये अकॉर्डिंग टू नीड दी जाती है बच्चे को। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, इसका क्या मतलब है? देखो, हर प्रॉब्लम हर एक बच्चे के लिए सेम नहीं होती। कोई एक प्रॉब्लम किसी बच्चे के लिए आसान हो सकती है, वही प्रॉब्लम किसी दूसरे बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ हो सकती है, और वही सेम प्रॉब्लम किसी और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टफ हो सकती है। ठीक है ना, तो हमें बच्चे के
अकॉर्डिंग देनी है उस हेल्प को, ठीक है ना। जो भी हम स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं वो हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थी बात स्कैफोल्डिंग की, तो मेन थ्योरी यहीं तक थी। इसके अलावा भी मैं दो चार बातें बता देता हूं आपको जो आपको ध्यान में रखने लायक हैं। जैसे कि अच्छा, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहने वाली हैं, मतलब आप एजुकेशन में इसको किस तरीके से अप्लाई करोगे। एक तो हमें क्या करना है, बच्चे का आइडेंटिफाई द, पहले तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को पहचानना है, ठीक है ना। बच्चे को अगर हमने जान लिया तो हम ये तय कर पाएंगे कि हाँ हमें किस लेवल तक बच्चे को हेल्प देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें बच्चे को क्या ग्रुप एक्टिविटीज देनी है। क्या देनी है, ग्रुप एक्टिविटीज। एक्टिविटीज देने से क्या होगा, देखो जो वाइगोस्की हैं वो सोशल सोसाइटी और कल्चर पे भरोसा करते हैं ना, उस पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर बच्चा समाज में रह के सीखेगा, ग्रुप एक्टिविटीज करके सीखेगा, मान लो बच्चा अकेले प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, ठीक है, हो सकता है उससे ना हो, ठीक है ना, हो सकता है उससे ना हो। मान लो चार बच्चे मिलकर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो इस बच्चे से नहीं हो पा रहा है तो ये बच्चा इसकी हेल्प कर देगा, ठीक है। मान लो इन दोनों से नहीं हो पा रहा है तो ये कर देगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम इसको नहीं, इससे नहीं सोल्व पा रही है वो ये इसकी हेल्प कर देगा, है ना। तो ये क्या कर देंगे, ये चारों एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। अगर आप अकेले सोल्व करोगे तो चांसेस हैं कि प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाओ, है ना, या हो सकता है कर भी दो। बट अगर आप ग्रुप में रह के करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि हाँ बहुत सारी चीजें सीखोगे, है ना। हो सकता है आपको जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करो, हो सकता है उससे भी शॉर्टेस्ट मेथड निकल जाए कोई सा, या उससे आसान तरीका निकल जाए, है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो हमें इस चीजों पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा हमें जो टीचर होते हैं ना वो फैसिलिटेटर की तरह काम करने चाहिए। मतलब कि जहां पे हमें बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे हेल्प देनी पड़ेगी, वहीं पे हमें हेल्प देनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत ज्यादा आसान टास्क दे दिया और फिर आप वहां पे भी हेल्प करे जा रहे हैं, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ जीन प्याजे और जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल की नीड पड़ेगी, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, या टेबल छोड़ो, यहाँ पे मैं मान लो क्या बना देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेते हैं, ठीक है, या बेसिस जिसको आप बोलते हो, है ना। इधर हम बेसिस बना लेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक तरफ प्याजे करेंगे और एक तरफ वाइगोत्स्की करेंगे, ठीक है। एक तरफ हमें करना है प्याजे और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, वाइगोत्स्की। प्याजे दूसरी तरफ है वाइगोत्स्की। ध्यान से समझना। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्याजे ने और वाइगोत्स्की ने, जो दोनों की थ्योरी तो सेम ही है ना कोग्निटिव डेवलपमेंट की है, लेकिन प्याजे ने क्या बताया है कि प्याजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस की बात करी है। बट वाइगोत्स्की ने स्टेजेस की बात नहीं करी है। जो सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज बताया वो स्टेजेस नहीं है, वो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं बच्चे की सोशलाइजेशन में, है ना, जो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट की लेवल में। तो वो फैक्टर्स हैं
तो प्याजे के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने स्टेजेस दिए तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उन्होंने क्या बताया उसको डिसकंटिन्यूअस, और वाइगोत्स्की ने क्या बता रखा है उसी चीज को कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। तो प्याजे ने क्या बताया, हाँ इसके प्याजे ने तो डिसकंटिन्यूअस बताया, प्याजे ने क्या करा है, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बताया है, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट को क्या बताया है कि ये कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। ये प्याजे कंटिन्यूटी की बात नहीं करते, वो डिसकंटिन्यूअस बताते हैं उसको, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि हाँ वो कंटिन्यूअस है, वो चलता रहेगा और स्टेजेस में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने हेरिडिटी को, है ना, या हम कहें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या आप कहो एज, ठीक है ना, एज। प्याजे ने एज को इंपॉर्टेंस दी है, प्याजे ने एज को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने बताया कि किस एज में आने के बाद बच्चा कौन कौन सी चीजें कर सकता है, कहाँ पे वो लॉजिकल थिंकिंग लगा पाएगा, कहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाएगा, है ना, कहाँ पे उसको वो थिंकिंग कर पाएगा सिर्फ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स के बिहाफ पर। तो ये सब एज के अकॉर्डिंग बताया है प्याजे ने, बट वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया है कि सीखने की कोई एज नहीं होती है ना, डेवलपमेंट की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में कोई भी सिखा सकता है आपको, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो ये थे हमारे दो। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट को वाइगोत्स्की ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने क्या करा है, जो एनवायरनमेंट है, वाइगोत्स्की ने एनवायरनमेंट को क्या बताया है, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है एनवायरनमेंट को। फिजिकल वर्ल्ड के साथ थोड़ी सा बच्चे एक्टिविटी करता है बट इसको थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लेस, बट वाइगोत्स्की ने कल्चर और सोसाइटी मतलब कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा, है ना, उसी पे सारा उनकी जो थ्योरी है वो टिकी हुई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा उन्होंने, इस चीज का बहुत ज्यादा उन्होंने क्या कर रखा है, रोल बता रखा है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट का। तो ये थी कुछ चीजें। और इसके अलावा और भी, जैसे कि उन्होंने जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए उन्होंने क्या बोला, है ना, लैंग्वेज और डेवलपमेंट के लिए क्या बोला है कि पहले बच्चे की, प्याजे ने क्या बोला है कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, है ना, एज होगी, उसकी मैच्योरेशन होगी, उसके बाद उसकी लर्निंग होगी, ठीक है। बट वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, नहीं, लर्निंग पहले होगी उसके बाद बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जो जो वाइगोत्स्की थे उनकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको बताया। और इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स जो भी थे इंपॉर्टेंट वाले वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। सोसाइटी सोशियो कल्चरल थ्योरी का नाम है जो कि वाइगोत्स्की ने दी है, ठीक है। इसमें इन्होंने सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ दो तीन टर्म्स दी हैं, जैसे कि इंटरलाइजेशन क्या होता है, बच्चा जहां पे रहता है, जिस माहौल में रहता है वहां से बहुत सारी चीजें सीखता है, उसी को बोला जाता है इंटरनलाइजेशन। जो नॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वो दायरा जहां पे बच्चे की जो थिंकिंग है वो मैक्सिमम जा पा रही है। उसमें मैंने आपको बिलो ZPD बताया, अबव ZPD बताया, ठीक है ना। तो ये थी बात हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी की। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थ्योरी समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।